तो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे 24 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स का। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हमारे पास टोटल 4 आर्टिकल हैं डिस्कस करने के लिए। पहला आर्टिकल अगेन क्रूड प्राइसेस को लेकर आया है। जो बढ़ते क्रूड प्राइसेस हैं उनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो उसका डिस्कशन है। आपने देखा होगा कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन में प्राइसेस बढ़ने की न्यूज़ थी पेट्रोल और डीजल के। आज उसी पर एक आर्टिकल आया है, तो हम इसके थ्रू चलते हैं। इसमें बताया गया है कि वेडनेसडे को करीब 80 पैसे से दाम बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के, और ये लगातार दूसरे दिन हुआ है। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अकॉर्डिंग जो इंडियन क्रूड ऑयल की बास्केट है उसका $113 तीसरे ही हफ्ते में हो गया था मार्च के। बट यहाँ पर केस ये है कि ये प्राइस बढ़ाए नहीं गए, कमर्शियल कंसिडरेशन को नहीं देखा गया, यहाँ पर पॉलिटिकल मोटिव्स को देखा गया, क्योंकि 5 स्टेट्स में इलेक्शन कंडक्ट हो रहे थे, उनका रिजल्ट इम्पैक्ट हो सकता था। तो जो पहला पॉइंट यहाँ से आया है वो ये है कि जो पेट्रोल और जो हमारे फ्यूल प्राइसेस हैं दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल रीजन अदर देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो यहाँ पर इनका राइटर का कहने का मतलब है कि ओएमसीज ने यहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस प्राइस को नहीं बढ़ाया, और अभी फिर से इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। फिर उसके बाद है, राइटर ने बोला है कि अगर गवर्नमेंट को इसी तरह से एक इसके अलावा अगर गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर्स को कुछ फ़ायदा देना चाहती है तो जो कि वैट इम्पोज किया गया है उसको कम कर दे, क्योंकि वैट ऑलरेडी अराउंड 43 रुपीज़ के अराउंड है पर लीटर। वैट और एक्साइज ड्यूटी आपको पता होगा कि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, इस वजह से अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है। और उसके बाद यहाँ पर राइटर ने बोला है कि बल्क डीजल का प्राइस सीधे 25 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया है, जो कि जिसके बल्क डीजल के बायर हैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, जिसमें कि इंडियन रेलवे सबसे बड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद जो पॉइंट यहाँ पर आया है वो ये आया है कि इस वजह से कॉन्टिन्यूसली हमारी इन्फ्लेशन में राइज होगा। ठीक है, दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, कोर और हेडलाइन। अब आपको पता होना चाहिए दोनों क्या हैं। ये एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पॉइंट ये है कि राइटर ने बोला कि आरबीआई की जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, जो मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी की जो लास्ट मीटिंग थी, जो लास्ट क्वार्टर 2021 के लास्ट क्वार्टर में है, उसमें ऑलरेडी 5.7% के अराउंड हमारी इन्फ्लेशन थी, जो वो उम्मीद कर रहे थे कि 4.5% आ जाएगी। बट अभी पॉइंट क्या है कि जब तक रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहेगा ये प्राइसेस कम नहीं आएंगे और इससे इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। और ऑलरेडी 5.7 के बाद ज़्यादा रूम नहीं बचता है, क्योंकि एमपीसी के अकॉर्डिंग 4 ± 2 की ही विंडो रहती है। तो या इधर इट कैन बी मैक्स में 6 हो सकती है या 2 हो सकती है। ठीक है, और हम ऑलरेडी 6 के लिमिट के आसपास पहुंच रहे हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर रूम नहीं रहेगा मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी जो अब की बार मीट करेगी तब। ओके, तो ये पॉइंट है। तो बाई एंड लार्ज यहाँ पर आपका जो क्रूड से रिलेटेड है, क्रूड को यहाँ पर राइटर ने जो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस हैं उनको कंपेयर किया है कि ये हमारे इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इन्फ्लेशन जो मेजर रीज़न है, उसके बाद यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ओएमसी का डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, और उसके बाद एक सिल्वर लाइनिंग ये रखी गई है कि अगर इन केस की अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वैट एक्साइज को कम कर दे। ठीक है, तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा चेंजिंग फेसेस ऑफ मनी। ओके, ये ग्रीन बॉन्ड और डिजिटल करेंसी के ऊपर है ये आर्टिकल। अब हम बात करते हैं इसमें। जो राइटर ने ये बताने की कोशिश करी है कि जो गवर्नमेंट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लेकर आ रही है और उसके अलावा जो गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी की बात कर रही है, इन इन दोनों के आने से और इन दोनों के इम्प्लीकेशन में क्या क्या ग्राउंड वर्क होना चाहिए, कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही ये चीज़ स्मूथ हो सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करी गई है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की। तो देखिए, राइटर ने कहा है
कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी. सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इज अ नोवेल आइडिया. इट विल बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स बोरोविंग प्रोग्राम. ठीक है, बट कंसिडरिंग दिस मनी इज फंजाइल, इट इज हार्ड टू फिगर आउट where the borrowed monies goes. In case of sovereign green bond, though an exception has to be made, sovereign green bond raised will be a part of aggregate borrowing program and has to be used for projects for ESG. ओके, ESG कंप्लाइंट. तो यहाँ पर आपको जो एक पॉइंट पता होना चाहिए वो ये है कि राइटर कह रहा है कि जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड आएंगे उनका यूज जो है वो होना चाहिए ई, सोशल एंड देन गवर्नेंस. ओके, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ठीक है, इसका मनी नहीं डाइवर्ट होना चाहिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये एक ईसीजी कंप्लाइंट बात रखी गई. जो दूसरा इशू रखा गया है वो रखा गया है कि प्राइसिंग क्या होगी. अब देखिए इसकी प्राइसिंग आरबीआई प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों को ही रखनी होगी. अब यहाँ पर जो इस पॉइंट को लेके जो राइटर ने बोला है कि प्राइसिंग का रीज़न ये है क्योंकि अभी आप जैसे कि देख रहे हो कि ऑलरेडी 5.7% इन्फ्लेशन है. ओके, और ये आने वाले समय में भी जहां तक मान सकते हैं कि 4 से 5 के बीच में भी रहेगी. तो जो भी रिटर्न देना होगा वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए. जो इसका जो भी रिटर्न आएगा वो इसको कंसीडर करके देना होगा, इन्फ्लेशन को कंसीडर करके देना होगा ताकि अट्रैक्टिव हो. तो उसके लिए बोला गया है, राइटर ने बोला कि पहली चीज़ है कि जो भी हमारे एसजीबी होंगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होंगे, इनको टैक्स फ्री रखा जाए और ओपन टू पब्लिक रखा जाए. इससे क्या होगा कि पब्लिक जो होगी वो बैंक से ज़्यादा उसको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा, अपने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स खरीद लेगी. क्योंकि जनरली आपको पता होगा कि बॉन्ड्स गवर्नमेंट के ज़्यादातर एफआईआईज या फिर बैंकिंग सेक्टर्स ही लेते हैं जो कि बल्क बायर होते हैं और इतनी कैपेसिटी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की नहीं होती है. ठीक है, ये एक बात है. और उसके बाद यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात रही तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑलरेडी जीसेक्स के थ्रू करती है या फिर जो भी इनके इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रोड और इंफ्रा के होंगे वो जीसेक के थ्रू करे जाते हैं. तो इनको और इसको अलग रखना चाहिए, ये राइटर का कहना है यहाँ पर. ओके, ये बात हो गई इसके बारे में. अब बात है अगली सीबीडीसी के बारे में. तो सीबीडीसी सीबीडीसी पहली बात तो पता होना चाहिए कि काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज आ जाने की वजह से क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी डिफरेंट हैं. क्रिप्टो में कोई क्रिप्टो इज नॉट अ लीगल टेंडर, ये नहीं होता है, ये होता है. ठीक है, डिजिटल करेंसी एक लीगल टेंडर होगी क्योंकि सेंट्रल बैंक इशू करेगा, तो इसके पीछे एक अंडरलाइंग एसेट होगी जो इंपॉर्टेंट होगी. सो ये एक पॉइंट था. उसके बाद यहाँ पर राइटर ने बोला है कि सीबीडीसी फिगर पता होना चाहिए हमारे पास. इसके लिए कंक्रीट आइडिया होने चाहिए कि क्या ये फिजिकल करेंसी या कैश को रिप्लेस करेगा. ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये पॉइंट रखा है कि क्या अगर ऐसा होगा, अगर रिप्लेसमेंट होगा तो क्या फिर हमारे जो अभी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो क्या होगा. जैसे कि एटीएम हो गया और बाकी ये पैसा फिर हम कैसे एब्जॉर्व करेंगे, जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है कैश के रिलेटेड, ऑटोमेटिक टेलर मशीन से इनका हम क्या करेंगे. उसके बाद एक अगला पॉइंट ये है कि अगर ये कैश प्लस डिजिटल करेंसी काम करेगी तो हम कैसे इंसेंटिव देंगे यूज़र को कि वो इसको सेलेक्ट करे ना कि अपने मोबाइल वॉलेट को. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए. और उसके बाद जो सबसे मेजर कंसर्न है राइटर का सीबीडीसी को लेके वो है सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ यूज़र. ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ यूज़र, सिक्योरिटी मतलब साइबर सिक्योर होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियल मतलब कि जो यूज़र है उसकी डिटेल्स को ना जाना जा सके, कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ऐसा ना पता चल जाए कि सीबीडीसी के माध्यम से हमको उस आदमी की पूरी हिस्ट्री पता चल रही है. ठीक है, तो ये कुछ कंसिडरेशंस हैं यहाँ पर जो राइटर ने डिस्कस किए हैं.
तो अगर हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम रखी है, उन्होंने ये बोला है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो है, जो भी उससे अमाउंट आएगा उसका डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, उसको एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखना चाहिए, और गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना है तो उसके लिए वो जीसेक यूज़ करे। दूसरा इशू प्राइसिंग का है कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखनी होगी, ताकि जीसेक के ऊपर पहली बात तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को लिया जाए, और इनको, ये इंडिविजुअल कस्टमर्स को ओपन करना चाहिए जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको, विथ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके लिए इसको टैक्स फ्री कर देंगे तो एक वो उस चीज़ को लेवरेज होगा, और इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और सीबीडीसी के बारे में हमने भी डिस्कस कर लिया। ओके अब अगला आर्टिकल जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर है, कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है, तो इसमें कुछ आपके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक समय की ये भी काफ़ी बड़ी महामारी रही है। तो यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब है कि 2010 से 20, जो कि 10 साल, इन 10 ईयर्स हमारे अराउंड 2 मिलियन लोग पर ईयर मरते हैं टीबी से। ओके और कोविड ने पिछले एक साल में ही करीब 2 मिलियन लोग 1 ईयर में कोविड से मरे हैं। ठीक है, तो जो इशू की ग्रेविटी है वो ट्यूबरक्लोसिस के साथ ज़्यादा है और हम उस पर ध्यान कम दे रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा है कि जितना कोविड के लिए जो 11 मंथ में जो पैसा यूज़ हुआ है, जो पैसा लगाया गया है रिसर्च पे, और वो है करीब करीब 162 टाइम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 2020। ओके तो आप देख रहे हो कि दोनों में कितना मेजर डिफरेंस है, और क्या राइटर बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें बिल्कुल भी जिस तरह की बीमारी है उस तरह का इसमें पैसा नहीं लगाया गया है सरकार की तरफ से। अब दूसरी बात आती है कि क्या हुआ, जो इस पे एक अगली प्रॉब्लम राइटर ने बताई है वो ये बताई है कि कोविड और हेल्थ इंफ्रा की वजह से मिसिंग केसेस बढ़ गए हैं काफ़ी, क्योंकि लोगों के अंदर स्टिग्मा आ गया कि वहाँ पर और बीमारी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने, कई लोगों ने डायग्नोसिस नहीं कराया। अब उसकी वजह से क्या है, मिसिंग केसेस की वजह से इंक्रीज्ड इन्फेक्शन और बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइटर ने अपने रीजंस बताए हैं इस पॉइंट को हाईलाइट करने को, और अब उसके क्या इम्प्लीकेशन है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो राइटर ने रखा है वो ये रखा है कि ऐसा देखा गया है हिस्ट्री में कि जो हमारे वॉर होते हैं, हिस्टोरिकल टर्मोइल इन सोसाइटी, वॉर, फूड इनसिक्योरिटी, इनकी वजह से टीबी के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन टीबी केसेस। ओके ये एक रीज़न हो गया। ठीक है, और रही अब इस सब के बारे में बात, तो यहाँ पर एक डोरमेंट टीबी बेसिलाई के बारे में बात करी गई है कि ये इसके रीएक्टिवेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी सक्सेस का कारण जो रहा है वो ये बोला गया है कि वैक्सीनेशन एंड अवेयरनेस, और यही चीज़ राइटर बोलता है कि हमको टीबी के लिए भी चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन हो और लोगों के अंदर अवेयरनेस हो तो हम इस चीज़ को भी, और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं टीबी के साथ साथ हमें मेल न्यूट्रिशन, पोवर्टी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस, इन चीज़ों का ध्यान देना होगा ताकि हम इसके जो इंस्टांसेस है उसको और कम कर सकें। ठीक है, अब आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट आर्टिकल सुशील कुमार मोदी जी द्वारा लिखा गया है, और ये बात है कि केंद्रीय विद्यालय में कुछ कोटा मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, कुछ बच्चों को एडमिशन दिलाने का, जो उनके बिहाफ पर एडमिशन मिलता है, तो ये उसके ऊपर क्रिटिकली जज करते हुए उसको लिखा गया है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इम्प्लीकेशन है। देखते हैं। स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम, ठीक है, और इस आर्टिकल की रेलिवेंस इसलिए है क्योंकि अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्ज़ाम आया सेम सेम पोजीशन पे कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। ओके तो यहाँ पर स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम चलती है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 10 स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए रिकमेंडेशन देने का कोटा होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि अराउंड 543 प्लस 245 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनका एडमिशन का कोटा हो गया 7880 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इस तरह का अगर जो रहेगा,
अगर ऐसे फैसिलिटी रहेगी तो ये क्या करती है कि जो केवी की क्लास स्ट्रेंथ है उस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जिससे कि प्यूपिल टीचर रेशियो पर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 30:1 का रिकमेंड करती है और 25:1 का इन केस अगर सोशियो इकोनॉमिक डिसवांटेजियस एनवायरनमेंट है, कि मतलब आप किसी ट्राइबल एरिया में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर टीचर को बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए बच्चे कम होने चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एमपी का कोटा इसी चीज़ को डाइल्यूट कर दे रहा है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट ये रहेगा यहाँ पर कि जो ये स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम है इसके चलते जो स्टूडेंट प्यूपिल रेशियो है उस पर इम्पैक्ट आता है, और वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किया है उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को भी डाइल्यूट कर सकता है। पहला पॉइंट आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बोल रहे हैं कि एमपीज को इस तरह का सेम कोई भी स्कीम या कोई भी कोटा नवोदय स्कूल्स में नहीं दिया गया है फॉर दैट मैटर, तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए कि ज़रूरी है दोनों की परफॉर्मेंस को गॉज करना चाहिए और समझना चाहिए कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स आप बता सकते हो कि इस पॉइंट को सपोर्ट करते हुए अपने एंड में कि नवोदय विद्यालय में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन में। ओके, देन उसके बाद है इन्होंने ये बोला कि इस तरह से क्या होता है कि आप जो 50% सीट्स का जो आपको रिजर्वेशन देना है और 10% आपको जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देना है, ये वो उसके इम्प्लीकेशन में भी एक बाधा बन सकता है। क्योंकि अगर ऑलरेडी अपने जो भी उनका कोटा है उस पर उन्होंने मान लीजिए कि अभी जो करंटली केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिए हैं उसमें उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करके रखा है, बाद में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशंस आते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि जो भी आए वो ना ही तो वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, ना ही तो वो SC ST या OBC कैटेगरी के हैं, वो एक जनरल कैंडिडेट हैं, तो वो एनीवे डिस्टॉर्ट कर देंगे जो भी एक करंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो इस पर भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, ओके, तो ये उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर ये क्या कहते हैं, ये इसके बाद एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर एक पॉइंट उठाते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और डिसएडवांटेजेस सेक्शन है जो कि आपके ट्राइबल्स हैं जिसमें उनको ये यूज़फुल होनी चाहिए, ये एडमिशन जो मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोटे के थ्रू, स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम के थ्रू। अदरवाइज क्या हो रहा है कि जो 10-10 सीटें हैं वो मोस्टली इन्फ्लुएंशियल लोग ही लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो मार्जिनलाइज को मिल नहीं रहा है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान देने की बात करी गई है। अब उसके बाद आपके कंक्लूजन में एक ये पॉइंट भी ऐड होगा, कंक्लूजन में ये पॉइंट ऐड होगा, इसमें बोला गया है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने भी अपना जो कोटा है उसको सरेंडर कर दिया है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर सरेंडर दिस कोटा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर ने भी अपने इस कोटे को सरेंडर कर दिया है। तो अब ये दोनों पॉइंट को रख के आप बता सकते हो कि अब इस स्कीम को गो अवे होना चाहिए, अब इस स्कीम की कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो आज के हमारे इन्वायरमेंट सॉरी आज के हमारे ट्यूटोरियल से ये इतना ही था। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, और रही बात कल के, तो आप एक राइट साइड में आपको ये आई करके एक कार्ड आएगा, आप इस पर टिक करके 23 मार्च का भी आप एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।